कहानी के पात्र सुबोध चंद और मदारी लाल हैं। और देखिए, प्रायश्चित कहानी का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। और इस कहानी का विषय बरेली जिले के एक कार्यालय की पृष्ठभूमि पर है। ठीक। इस इस कहानी का विषय क्या है? बरेली जिले के कार्यालय की पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक प्रेमचंद हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1910 ईस्वी में हुआ है। इन सारी बातों को, और इसके पात्र कौन है? सुबोध चंद और मदारी लाल हैं। इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। यह प्रश्न देखिए, हरगोविंद, बब्बर अली खां, चौधरी पीरबख्श, शेख जुम्मन। अब इसका उत्तर क्या है? बी है। दो और तीन, मतलब बब्बर अली खां और चौधरी पीरबख्श। तो इसके पात्र, पर्दा कहानी के पात्र कौन है? बब्बर अली खां और चौधरी पीरबख्श। देखिए, पर्दा कहानी जो है देखिए, तर्क और तूफान नामक कहानी संग्रह में संकलित है। यह कहानी संग्रह जो है 1944 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस कहानी में देखिए, एक गरीब व्यक्ति की झूठी शान और मान सम्मान को बनाए रखने की जिद को दिखाया गया है। इस कहानी में देखिए, एक गरीब व्यक्ति की झूठी मान और सम्मान को बनाए रखने की जिद को दिखाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। देखिए, दूधनाथ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, खाली घर, बसंत का एक दिन, निष्कासन। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और निष्कासन दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है, जो कि 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और खाली घर, बसंत का एक दिन जो है, यह रामदरस मिश्र के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। खाली घर 1969 ईस्वी में और वसंत का एक दिन 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फणीसर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं। मुर्दों का गांव, हुमरी, कर्मनासा की हार, आदिम रात्रि की महक। इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है सी, दो और चार। हुमरी और आदिम रात्रि की महक जो है फणीसर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं। कुमरी जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं। आदिम रात्रि की महक 1967 में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। मुर्दों के गांव के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। और कर्मनासा की हार कहानी के लेखक कौन है? शशि प्रसाद सिंह हैं। कर्मनासा की हार जो है एक आंचलिक कहानी है। कर्मनासा की हार कैसी कहानी है? एक आंचलिक कहानी है। और यह 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। अब इसका क्रम देखना है। तो देखिए, जुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और धुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस ये क्रम है इस कहानियों का। और देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक जो हैं वह माधव प्रसाद सप्रे हैं। और प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? भगवान दास हैं। 11 वर्ष का समय का लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। धुलाई वाली के लेखक कौन है? भंग महिला है। इस तरह से देखिए, देखिए, आप लोग एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ जो कि परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे देखिए, 5 प्रश्नों को अभी तक हम लोगों ने देखा। 5 प्रश्नों को देखने पे देखिए, अब पहला प्रश्न, अब यह प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? यह प्रश्न जो है, आप लिख नोट कीजिए, यह प्रश्न लेखक के अन्य रचना से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? लेखक के अन्य
रचना से पूछा गया है। इस चीज को आप नोट करते चलिए। देखिए पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न को, यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न हिंदी के इतिहास खंड से पूछा गया है। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया? हिंदी के इतिहास खंड से पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न भी हिंदी के इतिहास खंड से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? इतिहास खंड से पूछा गया है। फिर अगले प्रश्न, अगले देखिए, अगले प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न जो है, यह लेखक का अन्य रचना से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? लेखक के अन्य रचना, अन्य रचना। इस सभी पॉइंट को नोट करते चल दिए। इससे आपको तैयारी करते समय पता चलेगा कि आपको किस चीज पे, कहानी का इतिहास पढ़ते वक्त तो कहाँ पे फोकस करना है, कहानी पढ़ते वक्त कहाँ पे फोकस करना है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रकाशन, ये प्रश्न देखिए। यह प्रश्न इतिहास से पूछा गया है, कहानी के इतिहास से पूछा गया है। इस प्रश्न को सही करने के लिए कहानी के इतिहास खंड का पढ़ा होना बहुत जरूरी है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी तरह हर प्रश्न में मैं कहाँ से पूछा गया है बताता चलूंगा। आप लोग पेन और पेपर लेके नोट करते चलिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। अगला ये प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया है? तो देखिए कहानी संग्रह का सही क्रम, यह प्रश्न पूछा गया है इतिहास से। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? इतिहास से पूछा गया है। नोट कर लीजिए। अब देखिए, वांगचू, राजा निर्वंशिया, एक और जिंदगी, यही सच है। देखिए राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी में, यही सच है 1966 ईस्वी में, वांगचू 1978 ईस्वी में। र- राजा निर्वंशिया के लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं। एक और जिंदगी के लेखक मोहन राकेश हैं। यही सच है कि लेखक मन्नू भंडारी हैं। वांगचू के लेखक भीष्म साहनी हैं। तो इन सभी चीजों को याद करते चलिएगा। और इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, इसका फ्री पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप पे, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। आगे मैं व्हाट्सएप नंबर अपना बताऊंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मैं अपने तरफ से पीडीएफ को सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए जून 2020 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो गया। देखिए इस प्रश्न को देखिए। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध। और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है, जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपर्युक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है देखिए, यह कथन जो है कमलेश्वर का है। और कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। नई कहानी के प्रवर्तक लेखक त्रयी में एक कमलेश्वर भी आते हैं। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? यह प्रश्न इतिहास खंड से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? इतिहास खंड से पूछा गया है, नई कहानी से पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सही करने के लिए क्या पढ़ा होना चाहिए? नई कहानी पढ़ा होना चाहिए, जो कि इतिहास खंड में आता है। अब देखिए नई कहानी के बारे में कुछ जानते हैं। नई कहानी से प्रश्न पूछा गया है तो नई कहानी के बारे में कुछ जानते हैं। नई कहानी जो है भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी पत्रिका से नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। इनको लेखक त्रयी भी कहा जाता है। इनको लेखक त्रयी भी कहा जाता है। भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी पत्रिका जो है 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और यहीं से नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए,
प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न कहानी के विषय से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? कहानी के विषय से पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी उसने कहा था। अब देखिए, सिक्का बदल गया का विषय को देखिए। इसमें है सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया का विषय को देखिए। भारत विभाजन की त्रासदी और विस्थापन का दर्द को इसमें दिखाया गया है। परिंदे कहानी में अतीत की स्मृतियों में कैद जीवन को दिखाया गया है। अमृतसर आ गया है में 1947 विभाजन की स्थितियों का चित्रण किया गया है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न पात्र से पूछा गया है। ठीक। अब देखिए, विशंभर, रंजीत, करण, नवल किशोर। ठीक। माया दर्पण, बुलाई वाली, आहुति, निष्पक्ष। अब इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर है बी। देखिए, इसका उत्तर क्या है? बी है। अब दिसंबर किस कहानी का पात्र है? तो देखिए, ए का है, आहुति कहानी का पात्र है। रंजीत किस कहानी का पात्र है? बी का थोर। तो मिसपाल कहानी का पात्र है रंजीत। तरण किस कहानी का पात्र है? तो तरण जो है माया दर्पण कहानी का पात्र है। और नवल किशोर हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ टेक्स्ट धुलाई वाली कहानी का पात्र है। देखिए। ठीक। अब देखिए, आहुति कहानी के जो लेखक हैं प्रेमचंद है। आहुति कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। मिसपाल कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। माया दर्पण कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। धुलाई वाली कहानी के लेखक कौन है? भंग महिला। धुलाई वाली कहानी हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो पात्र से पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए, यह प्रश्न भी कहाँ से पूछा गया है? तो पात्र से पूछा गया है। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? पात्र से पूछा गया है। ठीक। अब देखिए, कालिंदी चरण, मालती, सामनाथ, सुबोध। मालती और सामन हम लोग के सिलेबस में संकलित कहानी है के पात्र हैं ये। मालती जो है ये गैंग्रीन कहानी के पात्र हैं। और सामनाथ जो हैं चीफ की दावत कहानी के पात्र हैं। और देखिए, और उसके बाद इसके उत्तर को देखिए। गैंग्रीन, इसका उत्तर क्या है? ए। देखिए, ए का ऐसे जो है, आप अगर मालती बी का फर्स्ट लगाते हैं तो बी का फर्स्ट देखिए ये इसमें है और किसी में है नहीं है, तो यही इसका उत्तर हो गया। अगर सिर्फ एक पात्र भी आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर तक आप लोग पहुंच सकते हैं। सामनाथ, देखिए चीफ की दावत, सी का चार, सी का चार, सिर्फ इसी में है। अगर ये इन दोनों में से कोई एक पात्र का भी आपको अगर याद रहता है तो परीक्षा में से प्रश्नों को आप सही कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? पात्र से पूछा गया है। तो कहानी पढ़ते वक्त क्या ध्यान में रखना है? कहानी पढ़ते वक्त जो भी पात्र का नाम आएगा उसे आप नोट करिएगा, एक पेन और पेपर पर ले लीजिएगा और कहानी पढ़ते जाइएगा। कहानी पढ़ते वक्त जो भी पात्र का नाम आएगा उस पात्र को आप नोट करते चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? अब यह प्रश्न कहाँ से आया है? तो यह प्रश्न कहानी संग्रह से आया है। ये नोट कर लीजिए। यह प्रश्न कहाँ से आया है? तो कहानी संग्रह से आया है। ठुमरी कहानी जो है उन्हें संग्रह जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक। और इसमें जो है कुल 9 कहानियां संकलित है। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं। अब देखिए, आदिम रात्रि की महक जो है यह खुद एक कहानी संग्रह है। कहानी नहीं, यह कहानी संग्रह है।
तो यही आंसर होगा। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और यह इन्हीं संग्रह के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ठुमरी कहानी के और रात्रि की महक कहानी संग्रह दोनों के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। और आदिम रात्रि की महक कहानी में संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित है। और ठुमरी कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियां संकलित है। अब इन 9 कहानियों को देखते हैं। तीन बिंदिया, रस प्रिया, तिथोरदीप, ठेस, पंचलाइट, नित्य लीला, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। अब देखिए, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम दोनों कहानी हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। अब इस कहानी में नोट कर लीजिए कि यह प्रश्न कहाँ से आया है। तो यह प्रश्न कहानी संग्रह से आया है। कहानी पढ़ते वक्त किस बात को ध्यान रखेंगे? कहानी और कहानी का इतिहास पढ़ते वक्त कहानी संग्रह पे फोकस करेंगे। इसीलिए इस पॉइंट को मैं नोट करवा रहा हूँ। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। अब परिंदे संग्रह में कहानियों की संख्या 7 है। अब परिंदे कहानी संग्रह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। परिंदे कहानी हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। परिंदे कहानी जो है 1956 या 57 ईस्वी प्रकाशित वर्ष माना जाता है। कहीं 56 भी मिलता है, कहीं 57 भी मिलता है। इसमें कुल 7 कहानियां संकलित है। अब देखिए, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे, अंधेरे में, माया का मर्द, डायरी का खेल, तीसरा गवाह, यह 7 कहानी जो है परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है। परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1957 ईस्वी है। कहीं कहीं 1956 ईस्वी भी देखने को मिलता है। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो कहानी संग्रह से पूछा गया है। नोट कर लीजिए, कहाँ से पूछा गया है? कहानी संग्रह से पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। यह प्रश्न भी कहाँ से पूछा गया है? कहानी संग्रह से पूछा गया है। अब देखिए, फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर, चारों कहानी संग्रह मोहन राकेश के ही हैं। अब इनका जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम करना है। तो देखिए, नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी। इस इस क्रम में इनका प्रकाशन वर्ष है। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? कहानी संग्रह से पूछा गया है। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। नई के कहानीकार कौन है? इस चारों में से दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, राजेंद्र यादव। अब देखिए, निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव, यह दोनों जो हैं नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। और दूधनाथ सिंह जो हैं अकहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह कौन से कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं? अकहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न को दे। अब यह प्रश्न कहाँ से आया है? तो यह प्रश्न देखिए फिर से नई कहानी पे आया है। तो अब हिंदी कहानी का इतिहास जब भी पढ़िएगा तो नई कहानी आंदोलन के अभी तक में 3 से 4 प्रश्न देख चुके हैं। तो नई कहानी आंदोलन को अच्छे से फोकस करके पढ़िएगा। नई आंदोलन पे थोड़ा बल दीजिएगा, जोर दीजिएगा। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। यह प्रश्न अब देखिए कहाँ से पूछा गया है। देखिए इसका ऑप्शन देखिए, फारबिसगंज, तेथरिया पीर, औराही हिंगना और सिरपुर बाजार। अब इसका उत्तर है 1 और 4, सी ऑप्शन इसका उत्तर है। अब देखिए, 1 फारबिसगंज और 4 सिरपुर बाजार, यह दोनों स्थान तीसरी कसम कहानी में आया है। अब देखिए, ऐसे यह प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया है? टेक्स्ट के अंदर से पूछा गया है, कहानी के डीप से पूछा गया है, कहानी में आए स्थानों को पूछा गया है। तो अब इस कहानी में आए अन्य स्थानों को हम लोग देखेंगे। ठीक। तो तीसरी कसम कहानी में चित्रित स्थान को देखते हैं। नननपुर हाट, तेगछिया,
सिंधिया गांव। इन तीन स्थानों को भी आप लोग याद करिएगा। ठीक, इसी तीसरी कसम कहानी में आया है। आगे चलकर इन प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। ठीक, अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न, अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? इसके लिए लिखिए कहानी के तथ्य। इसके लिए नोट कीजिए कहानी के तथ्य। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित, अब देखिए जून 2021 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर शुरू हो गया है। अब देखिए निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है। कमलेश्वर, देखिए कमलेश्वर का बार बार प्रश्न आ रहा है, तो कहानी पढ़ते वक्त, कहानी की इतिहास पढ़ते वक्त कमलेश्वर लेखक पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक, बिरादरी बाहर, राजा निर्वंशिया, खसक, कस्बे का आदमी। अब देखिए कमलेश्वर कहानी, कमलेश्वर के कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया और कस्बे के आदमी है। यह दोनों कहानी संग्रह जो है कमलेश्वर का है। यह राजा निर्वंशिया कहानी हम लोग के सिलेबस में भी लगा हुआ है। और ठसक और बिरादरी बाहर, देखिए किन लेखकों का है। ठसक जो है देखिए, ठसक कहानी संग्रह जो है ममता कालिया का है। और बिरादरी बाहर कहानी संग्रह राजेंद्र यादव का। बिरादरी बाहर 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ठसक कहानी संग्रह 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक, अब देखिए कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह को देखते हैं। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह में राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी, आजादी मुबारक 2002 ईस्वी। इन क्रमों को अच्छे से याद करिएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे। अब यह प्रश्न कहाँ से आया, पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है, देखिए कहानी संग्रह से पूछा गया है। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न कहानी संग्रह से पूछा गया है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र देखिए, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट है। रिचर्ड जो है, हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ उपन्यास तमस, उपन्यास हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। तमस उपन्यास के पात्र ही हम लोग के, ये तमस उपन्यास के पात्र रिचर्ड हैं। ठीक, अब देखिए परिंदे कहानी के अन्य पात्र को देखते हैं। लतिका, सुधा, जूली, मेरी। मेरी पात्र पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरी पात्र गौण रूप में आई है और यह सेकेंड स्टैंडर्ड की है। ठीक, मिस वुड, गिरीश नेगी, फादर एलमंड, करीमुद्दीन, यह सभी पात्र परिंदे कहानी के हैं। रिचर्ड जो है देखिए तमस उपन्यास का पात्र है। ठीक, अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न पात्र से पूछा गया है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलिए। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? देखिए चंपा द्वीप आकाशदीप कहानी में आया है। और यह प्रश्न जो है कहानी के तथ्य से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? कहानी के तथ्य से पूछा गया है। अब देखिए इस कहानी में एक अन्य द्वीप भी का जिक्र आया है, बाली द्वीप। बाली द्वीप का जिक्र भी इस कहानी में आया है, आकाशदीप कहानी में। और चंपा द्वीप का नामकरण बुधगुप्त ने किया था। चंपा गुप्त का नामकरण किसने किया था? बुधगुप्त ने किया था। ठीक, अब यह प्रश्न देख लीजिए, लिख लीजिए, कहानी के तथ्य से आया। और बाली द्वीप, अन्य द्वीप का नाम बाली द्वीप भी है। और एक चंपा द्वीप का नामकरण बुधगुप्त ने किया था। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, कोसी का घटवार, पिता, परिंदे। लक्ष्मण कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। ठीक, कोसी के घटवार, अब लक्ष्मण, यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो पात्र से पूछा गया है। अब कोसी का घटवार कहानी का अन्य पात्र को देखिए। गुसाई, उमेद सिंह,
धर्म सिंह, राम सिंह, राम सिंह का ही एक अन्य नाम रमुआ रहता है, किशन सिंह, नरसिंह प्रधान इत्यादि। यह सभी पात्र कोसी के घटवाड़ कहानी में आए हैं। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है। अब देखिए, बूढ़ी काकी, सबाशेर गेहूं, पंच परमेश्वर, प्रेरणा। पंच परमेश्वर जो है 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बूढ़ी काकी जो है 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सवा शेर गेहूं 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और प्रेरणा 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है लेखक के अन्य रचना से पूछा गया है। लेखक के अन्य रचना से पूछा गया है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो यह प्रश्न क्या कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न कहानी के कथन से पूछा गया है। ठीक, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी से यह कथन को लिया गया है। अब देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी जो है 1907 ईस्वी में जवाना पत्रिका में प्रकाशित हुई और 1908 ईस्वी में सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित की गई थी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, अब देखिए, एक यहाँ पे कथन नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? अब देख लीजिए, कमलेश्वर और नई कहानी कितनी बार आ रहा है। तो कमलेश्वर और नई कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। सेम टू सेम कथन रिपीट हुआ है। इसको ऑप्शन में क्वेश्चन के जगह अब की बार स्टेटमेंट बना कर दे दिया है। इस चीज पे ध्यान रखिए। ठीक, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, यह बात सही है। ठीक, अब देखिए, 1 और 3 इसका उत्तर है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। ठीक, अब देखिए, नई कहानी से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो नई कहानी के बारे में कुछ जानते हैं। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दुष्यंत कुमार ने किया था। और नई कहानी का शुरुआत कहाँ से माना जाता है? तो नई कहानी का शुरुआत भैरव प्रसाद गुप्त के नई कहानी पत्रिका 1956 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी उससे माना जाता है। ठीक, अब देखिए, इसमें जो है दिया हुआ है दूसरे कथन को देखिए, उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। नहीं, आज के यथार्थ को नहीं, होगा हुआ यथार्थ पर को पकड़ने की चेष्टा है। नई कहानी में जो है कमलेश्वर बताए थे कि इसमें नई कहानी में आज के यथार्थ नहीं, भोगे हुए यथार्थ पर बल दिया जाता है। ठीक, यह नई कहानी की प्रवृत्ति है कि उसमें नई कहानी में जितना कहानी आप नई कहानी आंदोलन के दौर के जितनी कहानी को देखेंगे, उस कहानी में आपको भोगा हुआ यथार्थ देखने को मिलेगा। ठीक, और यह कहानी कहाँ से फिर आया है? तो यह कहानी इतिहास से आया है। नोट कर लीजिए। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, पात्र है और कहानी है। लहना सिंह, पीर बख्श, लतिका, सामना। लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है। पर्दा जो है, पीर बख्श जो है पर्दा कहानी का पात्र है। लतिका परिंदे कहानी। और सामनाथ चीफ की दावत। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पीर बख्श जो है 2020 के प्रश्न को जाके देखिए। अभी दिखा ही देता हूँ आपको, देखिए। ये देखिए, देखिए, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। यहाँ पे है चौधरी पीर बख्श। देख रहे हैं?
तो यहाँ पे ऑप्शन था, वहां पे पात्र के रूप में दे दिया। इस तरह से प्रश्न रिपीट होता है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या रहा? निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? अब देखिए, यहाँ यह प्रश्न कहाँ से आया है? तो यह प्रश्न आया है पात्र से। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो पात्र से पूछा गया है। ठीक। तो जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। महमूद और मोहसिन ईदगाह कहानी के पात्र हैं, लेकिन आंसर यह नहीं है। यहाँ पूछा गया है ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं। नहीं पर फोकस कीजिए। तो जुम्मन शेख और भजन सिंह नहीं है, तो इसका आंसर होगा एक और तीन। एक और तीन, ये रहा बी ऑप्शन। अब देखिए, ईदगाह कहानी का पात्र पूछा गया है, तो ईदगाह कहानी का अन्य पात्र को देखते हैं। अमीना, हामिद, आबिद, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी। ये सभी पात्र ईदगाह कहानी से के हैं। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 2022 फर्स्ट शिफ्ट का शुरू हो चुका है। देखिए, परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, सामनाथ, लतिका। अब देखिए, इस प्रश्न को जो है एनटीए ने ड्रॉप किया था। क्यों ड्रॉप किया था? क्योंकि इसका सही उत्तर नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट और लतिका, ये तीनों जो हैं, यह तीनों परिंदे कहानी के पात्र हैं। सामनाथ जो हैं केवल चिप की दावत कहानी के पात्र हैं। ऐसा ए बी डी इसका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन दिख रहा है ए बी डी नहीं। इसीलिए एनटीए ने इस प्रश्न को ड्रॉप किया। ठीक। तो सामनाथ चिप की दावत के पात्र हैं। अब देखिए, डॉक्टर मुखर्जी जो थे इस कहानी में बर्मा से आए थे और हाइजीन फिजियोलॉजी के शिक्षक थे। डॉक्टर मुखर्जी कौन थे? बर्मा से आए थे और हाइजीन फिजियोलॉजी के शिक्षक थे। मिस्टर ह्यूबर्ट कौन थे? तो मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक थे। लतिका जो थी इस कहानी की नायिका थी। ठीक। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? यह प्रश्न पात्र से पूछा गया है। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। यह गीत किस कहानी में आया है? ठीक। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? गीत से पूछा गया है। तो अब जब भी कोई कहानी पढ़िएगा, कोई भी गीत आएगा, तो गीत पे फोकस कीजिएगा। ठीक। क्यों? क्योंकि गीत से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, यह जो है तीसरी कसम कहानी में आया है और यह गीत जो है रौता कंपनी वाले गाते हैं। ठीक। यह गीत कौन गाते हैं? रौता। इस कहानी तीसरी कसम कहानी में यह गीत रौता कंपनी वाले गाते हैं। और इस कहानी में एक और गीत है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। इसीलिए तीसरी कसम कहानी का एक अन्य नाम मारे गए गुलफाम भी है। तीसरी कसम कहानी का एक और अन्य नाम मारे गए गुलफाम भी है। और एक गीत भी है, जी हाँ मारे गए गुलफाम। और यह गीत जो है हीराबाई गाती है। और हीराबाई इस कहानी में कानपुर की रहती है। कहाँ की रहती है? कानपुर की है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। ठीक। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? पात्र से पूछा गया है। ठीक। रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नी राम, पलटदास। अब देखिए, धुन्नी राम और पलटदास। ठीक। यह जो है तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। अब देखिए, तीसरी कसम कहानी के पात्र से प्रश्न पूछा गया है, तो तीसरी कसम कहानी का अन्य पात्र को भी देखते हैं। इसी कसम के कहानी के अन्य पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, लहसनवा। लहसनवा जो है लाल मोहर का नौकर रहता है। ठीक।
ठुमरी कहानी संग्रह में यह कहानी संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियां संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और तीसरी कसम कहानी जो है 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? उसने कहा था धुलाई वाली, गैंग्रीन, अपना अपना भाग। तो बंशीधर जो है धुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र है। ठीक। धुलाई वाली कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित की गई थी। और यह जो है दिया हुआ रामचंद्र शुक्ल में बुक में दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का बुक जब आप पढ़िएगा उसी उसका उसमें यह दिया हुआ है। ठीक। तो यह और रामचंद्र शुक्ल का एक एक कथन एनटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक। सरस्वती पत्रिका भाग 8 संख्या 5। अन्य पात्र देखिए इस कहानी में। अब पात्र से प्रश्न पूछा गया है दुलाई वाली कहानी के, तो दुलाई वाली कहानी के अन्य पात्र को देखिए। जानकी देई, नवल किशोर, सीता। सीता का उम्र जो है इस कहानी में 10 वर्ष रहता है। उम्र पे भी एनटीए काफी फोकस करता है, इसलिए उम्र को भी याद करते चलिए। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यह प्रश्न कोई कहाँ से पूछा गया है? यह प्रश्न जो है पात्र से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मिलान का। यह पात्र दिया हुआ है और कहानी दिया हुआ है। अब मिलान कीजिए। ठीक। पात्र से पूछा गया। मालती जो है गैंग्रीन कहानी की पात्र है। वजीरा सिंह उसने कहा था। वजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक रहता है। विदूषक उसे कहा जाता है जो हंसाने वाला रहता है। आप नाटकों में पढ़िएगा विदूषक जो है हंसाने वाले को कहा जाता है। ठीक। और बुद्धगुप्त जो है आकाशदीप कहानी का पात्र है। लाल मोहर जो है तीसरी कसम कहानी का पात्र है। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए उसने कहा था कहानी जो है 1900। अब अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। यह सेम प्रश्न पहले भी पूछा गया था, फिर से पूछा गया है। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था कहानी में जो है फ्रांस और जर्मन के बीच के युद्ध को दिखाया गया है। फ्रांस और जर्मन के बीच। अगली बार हो सकता है पूछ दे फ्रांस और जर्मन के युद्ध को किस कहानी में दिखाया गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और उसने कहा था एक दुखांत कहानी है। उसने कहा था जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? यह प्रश्न जो है कहानी के विषय से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? कहानी के विषय से पूछा गया। हालांकि इस प्रश्न में इस विषय में जो है देखिए इस विषय में जगपति और चंदा अगर ये दो पात्र आपको पता है कि किस कहानी की है तो भी इस प्रश्न को सही कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। हर बार पात्र देकर विषय नहीं देगा, तो इसलिए आप विषय को अच्छे से पढ़िए। ठीक। देखिए यह जो है राजा निर्वंशिया कहानी का विषय है। ठीक। राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह जो है कुल 7 कहानी संकलित है इसमें। और राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह 2 समानांतर कथा को लेकर चलने वाला है। एक राजा रानी का कथा चलता है और एक जगपति और चंदा का कथा चलता है राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में। ठीक। राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में कुल 7 कहानियां संकलित है। अब सातों कहानियों को देखिए। देवा की माँ, सुबह का सपना, पानी की तस्वीर, मुर्दों की दुनिया, धूल उड़ जाती है, आत्मा की आवाज, राजा निर्वंशिया। यह सातों कहानी जो है राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में संकलित है। और यह सातों कहानी आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही यहाँ से एनटीए को क्वेश्चन बनाने का ज्यादा चांस है। ठीक।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, क्या व्यक्त हुए हैं? सांप्रदायिक सौमनस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृ वात्सल्य, राजनीतिक चेतना। ईदगाह कहानी में क्या व्यक्त हुआ? तो ईदगाह कहानी में बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य व्यक्त हुआ है। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, कैसे बनाया हुआ? तो यहाँ पे कहानी दे दिया है और विषय को ऑप्शन बना दिया है। तो यह प्रश्न जो है विषय से पूछा गया है। ठीक। अब इसका उत्तर क्या है? बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य। बी और सी देखिए इसमें है, यह उत्तर हो गया। अब ईदगाह कहानी जो है 1933 ईस्वी में, ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद है। ठीक। अब यह कहानी जो है, ईदगाह कहानी जो है, मानसरोवर के भाग 1 में संकलित किया गया था। इस यह मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। ईदगाह कहानी कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। ठीक। और यह कहानी संग्रह जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए मानसरोवर के भाग 1 में जो है कुल 27 कहानियां संकलित की गई हैं। मानसरोवर के भाग 1 में कुल कितनी कहानियां संकलित की गई हैं? 27 कहानियां संकलित की गई हैं। ठीक। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल, जगपति। बच्चन सिंह और जगपति राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। ठीक। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो पात्र से पूछा गया है। अब राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र से अगर प्रश्न पूछा गया है तो राजा निर्वंशिया कहानी के अन्य पात्र को देखिए। अन्य पात्र है चंदा, दयाराम, राजा निर्वंशिया, रानी। और रानी ही जो है भटियारिन का वेश धारण कर राजा से मिलने जाती है। तो भटियारिन भी कौन है? रानी ही है। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कौन सा कहानी? कछुआधर, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। इन चारों में से कौन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए चारों का चारों जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, लेकिन उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, यह सभी चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कहानी है। लेकिन कछुआ धर्म जो है, कछुआ धर्म क्या है? निबंध है। ठीक। अब देखिए सुखमय जीवन जो है 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह जो है भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुखमय जीवन भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है नोट कर लीजिए, लेखक के अन्य रचना से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? लेखक के अन्य रचना से पूछा गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो देखिए बादलों के घेरे में जो है एक कहानी संग्रह है। पहली बात तो यह ये बादलों के घेरे में एक कहानी संग्रह है और कहानी भी है, दोनों है। ठीक। बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी और यह इसके लेखक कृष्णा सोबती हैं। ठीक। बादलों के घेरे के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती हैं। तो यहाँ तो निर्मल वर्मा द्वारा रचित नहीं है, तो बादलों के घेरे में निर्मल वर्मा द्वारा रचित नहीं है। अब देखिए अंधेरे में जो है, अंधेरे में कहानी जो है मेरी प्रिय कहानियां। ठीक। मेरी प्रिय कहानियां कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा की, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसमें संकलित है। ठीक। दूसरी दुनिया, दूसरी दुनिया कहानी संग्रह 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
ठीक। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो निर्मल वर्मा का एक रचना, एक कहानी हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है, परिंदे कहानी। अब उसके लेखक है निर्मल वर्मा, तो निर्मल वर्मा का अन्य रचना पूछ लिया गया है। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो लेखक के अन्य रचना से पूछा गया है। तो इसमें लिख लीजिए, लेखक के अन्य रचना, लेखक का अन्य रचना। अब चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मिलान करो है। एक तरफ जो है, अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ कहानी का नाम दे दिया गया है और एक तरफ विषय दे दिया गया है। एक तरफ क्या दे दिया गया है? विषय दे दिया गया है। तो यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? विषय से पूछा गया है। यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? विषय से। देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अमृतसर आ गया है, टिप की दावत, पिता। अब देखिए, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व जो है पिता कहानी में दिखाया गया है। ठीक। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में जो है देश प्रेम को दिखाया गया है। अमृतसर आ गया है में देश का विभाजन को दिखाया गया है। और चीफ की दावत में वृद्धों की अपेक्षा दिखाई गई है। ठीक। तो इसका उत्तर क्या है? ए। देख लीजिए। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ठीक। आकाशदीप, तर्क का तूफान, इंद्रजाल, पाजेब। ठीक। अब देखिए, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? तर्क का तूफान। अगर नहीं याद आ रहा है तो दिखा देते हैं, देख लीजिए। देखिए क्या है? तर्क का तूफान दिख रहा है। यहाँ पे पर्दा कहानी, पदरा कहानी किस कहानी संग्रह में है? तर्क का तूफान कहानी संग्रह। ठीक। इसीलिए आप पीवाईक्यू के इर्द गिर्द का तैयारी सबसे पहले कीजिए। ठीक। देखिए, अब इसका अनुक्रम देखिए। आकाशदीप जो है कहानी 1928 ईस्वी में, जयशंकर प्रसाद लेखक हैं आकाशदीप कहानी के। इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। पाजेब जो है जैनेन्द्र की रचना है। तर्क का तूफान जो है यशपाल की रचना है। तर्क का तूफान 1944 ईस्वी में। देख लीजिए, आकाशदीप 1928 ईस्वी में, इंद्रजाल 1936 ईस्वी में, पाजेब 1942 ईस्वी में, तर्क का तूफान 1944 ईस्वी में। ठीक। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है इतिहास खंड से पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं। अब सोजे वतन संग्रह की हम लोग के सिलेबस में कौन सी कहानी है? कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए हम लोग के सिलेबस की कौन सी कहानी सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक। देखिए, यही मेरा वतन है, आहुति, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, जुलूस। ठीक। अब सोजे वतन संग्रह का कहानी को देखिए। ठीक। सोजे वतन कहानी संग्रह 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस से कानपुर से प्रकाशित हुई। प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह भी माना जाता है। इसमें कुल 5 कहानियां संकलित हैं। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यही हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ है। यही मेरा वतन है, शेख मखमूर, शोक का पुरस्कार। यह पांचों कहानी सोचे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदा? यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है कहानी के तथ्य से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? कहानी के तथ्य से पूछा गया है। ठीक। अब देखिए, मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? तो मोहसिन मेले से भिश्ती खरीदता है। ठीक।
देखिए, महमूद जो है सिपाही खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, सम्मी जो है धोबिन और खंजरी खरीदता है। ठीक, ये खंजरी में कंफ्यूजन हो जाता है, खंजरी जो है सम्मी खरीदता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टिसन वाली कहकर संबोधित करती है? सबसे पहले यह बताइए कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। यह प्रश्न जो है कहानी के तथ्य से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? कहानी के तथ्य से पूछा गया है। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। बिरजू की माँ, अब देखिए, बिरजू की माँ किसे टिसन वाली कहकर संबोधित करती है? तो जंगी की पुतहू को जो है बिरजू की माँ टिसन वाली कहकर संबोधित करती है। अब देखिए, इस कहानी में जो है बिरजू की माँ जंगी की पुतहू को टिसन वाली कहती है। बिरजू की माँ जो है मखनी फुआ को शैतान की नानी कहकर संबोधित करती है। उसके बाद बाबू साहब का छोटा लड़का, ठीक, बाबू साहब का छोटा बेटा जो है, इस कहानी में बाबू साहब कौन रहता है? सर्वे वाला रहता, सर्वे करने वाला रहता है इस कहानी में। बाबू साहब का छोटा बेटा जो है बिरजू की माँ को, ठीक, मौसी मौसी कहता है। ठीक, तो इस कहानी में अन्य जो भी संबोधन आया है वह यहाँ दे दिया गया है। ठीक,